Now next section is section C. Question number 26. Now next section is section C. Question number 26. Question number 26. Question is determine n if 2nC3 ratio nC2 is equal to 12:1. Question में क्या कहा जा रहा है? If 2nC3 ratio nC2 is equal to 12:1 is equal to 12:1, तो आपको ये कहा जा रहा है what will be the value of n. Then what will be the value of n? Okay, first of all we know that NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial n minus r factorial. इसका मतलब क्या हुआ? It implies 2nC3, तो ये क्या हो जाएगा? देखो n की जगह 2n है तो ये हो जाएगा 2n factorial upon r factorial. In place of r we will put 3, that is 3 factorial, n minus r, that is 2n minus 3 factorial, 2n minus 3 factorial upon nC2, तो r की जगह 2 रखो तो ये हो जाएगा n factorial upon 2 factorial within bracket n minus 2 factorial equal to 12:1, equal to 12:1, that is 12/1, that is 12/1. अब देखो अगर आप 2n को एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 factorial, right, upon 3 factorial, 2n minus 3 factorial, 2n minus 3 factorial, right. n factorial को एक्सपेंड करके क्या होगा? n, और कहां तक एक्सपेंड करेंगे हम? n minus 2 तक, n minus 1, n minus 2 factorial upon 2 factorial, और ये हो जाएगा n minus 2 factorial, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा 12/1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12/1. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. Now what we will have, देखो 2n minus 3 factorial, 2n minus 3 factorial cancel, n minus 2 factorial, n minus 2 factorial cancel हो जाएगा. Now what we will have, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 2n विद इन ब्रैकेट 2n minus 1, और अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n minus 1, n minus 1 अपॉन पे क्या हो जाएगा? 3 factorial, क्या हो जाएगा? 3, जिसको आप लिख सकते हो 3 into 2 factorial. और ये जो वैल्यूज को अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे, भाई ये फ्रैक्शन जैसे न्यूमरेटर में जाएगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? n minus 1, n minus 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12/1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12/1. ये क्लियर हो गया? n से n कैंसिल हो जाएगा, n minus 1 से n minus 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2 into 2, that is 4 within bracket 2n minus 1 upon 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/1, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/1. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2n minus 1, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये 10 हो जाएगा. इट मींस n विल बी इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. This is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 27. Question number 27 is show that the point A, B and C form the vertices of an isosceles triangle. Question number 27. Say this is the given triangle. As per question, coordinates of vertex A are 4, 4, 6, minus 3. 4, 6, minus 3. Coordinates of vertex B are 0, 2, 3. 0, 2, 3. Coordinates of vertex C are -4, -4, -1. -4, -4, -1. ठीक है, आपको कहा जा रहा है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके,
देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड ऑल द थ्री साइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये भी हो सकता है कि भाई तीनों साइड्स इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि एक भी साइड इक्वल ना हो, स्केलन भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है। आपको शो करना है तो इसका मतलब दो ही साइड इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो व्हाट वी विल हैव 36, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, ये आपका रूट 68 आ रहा है। ये कितना आ रहा है रूट 68, ठीक है। और अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 का पेयर बनेगा तो ये है 2 रूट 17 यूनिट। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 17 यूनिट, राइट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, तो अगेन बी सी के केस में क्या होगा x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। सो व्हाट वी विल हैव, माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अगर आप ध्यान से देखो 36 16 16 ये भी किसके इक्वल हो गया रूट 68 एंड विच इज इक्वल टू 2 रूट 17 यूनिट, 2 रूट 17 यूनिट। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए, सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 168। तो क्लियरली आप देख सकते हो रूट 168 यूनिट, क्लियरली AB is equal to BC, that is ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle, and this is the final answer of this question. Is it clear? Question is question number 28. Question is find an approximation of 0.99 raised to power 5. Question number 28 is 0.99 raised to power 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। मींस हम इसको एक्सपेंड करेंगे सिर्फ 3 टर्म्स तक, 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर है। हमें क्या अप्रोक्सीमेशन बताना बाय यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म, तो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम यूज करने से पहले आप इसको a प्लस बी रेज टू पावर n या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख सकते हो। मींस कहने का मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको 1 से माइनस करता हूं तो क्या आएगा 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, और ये आपका क्या हो गया 0.01। इट मींस ये हो गया 1 माइनस 0.01 रेज टू पावर 5, राइट, 1 माइनस 0.01 रेज टू पावर। अब इस पर बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर n, तो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, what we will have 5c0, it will be equal to means 1 plus minus 0.01
रेज टू पावर 5 विल बी इक्वल टू 5c0, इट विल बी इक्वल टू 5c0। देखो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, और माइनस 0.01, तो इसकी पावर स्टार्टिंग में 0 होगी तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा 5c1, देन माइनस 0.01 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 5c2, और ये हो जाएगा माइनस 0.01 रेज टू पावर 2। अब ये आपकी 3 टर्म्स होगी, 1 2 3। अब देखो 5c0 तो क्या होगा, 1, ये 1 होगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5c1 की वैल्यू होती है 5, इंटू में क्या हो जाएगा 0.01, इंटू में क्या हो जाएगा 0.0। 5c2 की वैल्यू होती है 10, और इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, और 0.01 का स्क्वायर, देखो 0.01 को मैं इससे करता हूं तो 1 आएगा, और डेसिमल कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये कुछ ऐसे आएगा 10 इंटू 0.0001, राइट। अब डेसिमल रिमूव करोगे क्या आएगा 1 2 3 4, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.05, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, और देखो 3 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.001। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.001 माइनस 0.05, जिसको मैं ले सकता हूँ 0.050। अब ये वैल्यू है आपकी 1.001, इसमें से माइनस करना है 0.050, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और 9 ये हो जाएगा 9, 0.951। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका दैट इज 0.951। Final answer will be equal to 0.951. This is the final answer of this question. Means फर्स्ट 3 टर्म्स को एक्सपेंड करके अप्रोक्सीमेशन जो इसका वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो क्या आएगा 0.951, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन इज, दिस इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। Question is show that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. So what we have to show? We have to show that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 minus 8n minus 9 is divisible by is divisible by 64. That's what we have to show, is divisible by 64, right? So first of all 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is equal to, देखो इस 9 को आप लिख सकते हो 1 plus 8 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9, minus 8n minus 9, right? By binomial theorem, by binomial theorem, 1 plus 8 raised to power n plus 1 will be equal to क्या होगा n plus 1 c0। भाई 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही रहेगा, और 8 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, 8 रेज टू पावर 0 प्लस n प्लस 1 c1 8 रेज टू पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 8 रेज टू पावर 2 प्लस n प्लस 1 c3 8 रेज टू पावर 3, सो ऑन करते हुए हो जाएगा n प्लस 1 cn 8 रेज टू पावर n, राइट। अब देखो ये वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस, और ये हो जाएगा n प्लस 1 8 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा 8। अब देखो डिविजिबल बाय 64, 64 का मतलब 64 इंटू समथिंग, 64 इंटू समथिंग, राइट। अब 8 रेज टू पावर 2 64 होता, तो यहां पर आप 8 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n प्लस 1 c2। अब जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 c3। 8 रेज टू पावर 3 को 8 रेज टू पावर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, तो ये हो गया इंटू 8, राइट, प्लस सो ऑन n प्लस 1 cn। ऐसे 8 रेज टू पावर n से 8 रेज टू पावर 2 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 रेज टू पावर n माइनस 2। तो 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 की ये वैल्यू आ गई, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, इट इंप्लाइज
1 प्लस 8 रेज टू पावर, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1, 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. सो व्हाट वी विल हैव 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, देखो 8 इंटू n क्या हो जाएगा 8n, और 8 1 जा क्या हो जाएगा 8, प्लस 8 रेज टू पावर 2 हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा n प्लस 1, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 64 इंटू के, राइट. तो ये तो इसकी वैल्यू होगी 9 रेज टू पावर n प्लस 1 की जो वैल्यूएशन है वो ये आ गई आपकी माइनस 8n और माइनस 9, और यहां पर हम मेंशन कर देते हैं वेयर k इज इक्वल टू, ये 64k जो लिखा है वेयर k इज इक्वल टू, या भी इसको 8 रेज टू पावर 2 ही रहने दो, इंटू के, ये जो ब्रैकेट वाली फॉर्म है ये क्या होगी आपकी k होगी. तो वेयर k इज इक्वल टू n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस so on प्लस n प्लस 1 cn 8 रेज टू पावर n माइनस 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ k, राइट. नाउ 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9 प्लस 8n हो जाएगा, 8 रेज टू पावर 2 को आप लिखोगे प्लस 64 इंटू के, देन माइनस 8n माइनस 9. अब देखो 8n से 8n कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 64k, दैट इज 64 इंटू समथिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड. यही आपको प्रूव करना था. इज इट क्लियर? Next question is question number 29. Evaluate. Question number 29. We have to evaluate limit x approaches to minus 2, 1 by x plus 1 by 2 divided by x plus 2. That's what we have to evaluate, right? देखो, अगर डायरेक्टली आप x की जगह माइनस 2 करते हो तो ये आपका 0 बाय 0 हो जाएगा. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2. देखो यहां से आप एलसीएम लोगे तो ये न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 2x, x से x कट जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x अपॉन, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 अपॉन 1, राइट. इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2. 2 प्लस x को आप लिख सकते हो x प्लस 2 अपॉन 2x. इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये फ्रैक्शन में ये आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2, राइट. नाउ व्हाट वी विल हैव, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 1 बाय 2x, x की जगह माइनस 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा minus 1 by 4, and this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is the optional question of question number 29. Question number 29. Question is evaluate. फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 10 माइनस 1. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x रेज टू पावर 15 माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 रेज टू पावर 15. भाई 1 रेज टू पावर 15 आपका क्या होगा 1 ही होगा, अपॉन x माइनस 1, मैंने इसको ऐसे लिखा अपॉन. एंड सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हो x रेज टू पावर 10. अब यहाँ पावर 10 है तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर 10 अगेन अपॉन में x माइनस 1. अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू इसी के इक्वल आएगी. जैसे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा
और 1 रेज़ टू पावर 15 1 ही होगा और 1 रेज़ टू पावर 10 आपका 1 ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज आपने वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n x माइनस a, अगर लिमिट इस फॉर्म में होती है तो ये डायरेक्टली ये किसके इक्वल हो जाता है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब माइनस के बाद a की जगह 1 हो, जैसे यहाँ माइनस के बाद 1 माइनस के बाद 1, तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 n a, तो यहाँ n क्या है 15, तो ये हो जाएगा 15 a आपका 1 होता है रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 अपॉन, अगेन यहाँ देखो n क्या है 10, a क्या है 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये लिमिट आपने अप्लाई कर दी, ये लिमिट नहीं आएगा, तो डायरेक्टली लिमिट दिस, ये अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू दिस। अब ये हो जाएगा आपका 15/10, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज this part is 3/2. Final answer of this part is 3/2. Now next part is part 2. We have to evaluate limit x approaches to 0, square root of 1 plus x minus 1 upon x, square root of 1 plus x minus 1 upon x, right? Now अब इसको कैसे करोगे? तो या तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x, इसको रैशनलाइज करोगे ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। नाउ व्हाट वी विल हैव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a माइनस b a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर, that is a square minus b square upon x within bracket root 1 plus x plus 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, now what we will have, it will be equal to limit x approaches to 0, देखो इसका स्क्वायर करोगे ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में भी x है अपॉन में x विद इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करो तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 रूट 1 का मतलब 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन था, अगर आप x की जगह यहाँ 0 पुट करते तो ये 0/0 फॉर्म थी विच इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया, आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद जब ये सिंप्लीफाई हो गया फिर हमने लिमिट को अप्लाई किया, जब आपने लिमिट को अप्लाई किया तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 29, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। आपको क्या कहा जा रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, एज पर क्वेश्चन इसकी जो हर साइड है, लेट द ट्राइंगल बी ABC, और इसकी जो हर साइड है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। Each side of an equilateral triangle is 18 centimeter. The midpoint of its side are joined to form another triangle. Okay. Say the midpoint of this side is P, midpoint of this side is Q, midpoint of this side is R. अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो एक ट्राइंगल और बन गया। अब ये जो ट्राइंगल आपका बना है, ये जो ट्राइंगल आपका बना है, इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो साइड है वो आपकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, राइट। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। फिर कहा जा रहा है the midpoint of its sides are joined to form another triangle whose midpoint in turn are joined to form still another triangle। अब इस ट्राइंगल का भी जो मिडपॉइंट है, से इसका मिडपॉइंट हो गया x, इसका मिडपॉइंट हो गया y और इसका मिडपॉइंट हो गया z। अब इसको भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक ट्राइंगल और बनता है।
अब इसकी साइड कितनी थी 9 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 9/2 सेंटीमीटर, 9/2 सेंटीमीटर। टू फॉर्म स्टिल अनदर ट्राइंगल, द प्रोसेस इज कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली, यानी कि इनडेफिनेटली का मतलब टिल इंफिनिटी। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल। ओके, देखो हेयर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर, जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, फिर इसके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बना है इसकी साइड क्या है, इसकी साइड क्या है 9 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद जो ये जो ट्राइंगल बना है ये क्या हो गया 9/2 सेंटीमीटर, और इसके बाद फिर आगे जो होगा उसको वो क्या हो जाएगा 9/4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। भाई इसका मिड पॉइंट 9/4 होगा, राइट। नाउ सम ऑफ द एरिया ऑफ all equilateral triangle formed is equal to √3/4। देखो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर तो सभी में आएगा, तो √3/4 कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड होगी 18, तो 18 स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा 9/2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9/4 स्क्वायर प्लस ऑन इनडेफिनेटली का मतलब टिल इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो 18 स्क्वायर क्या होता है 18 स्क्वायर, अगर आप 18 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, 8 1 जा 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 8 जा 8 1 1 जा 1, दैट इज 324। 18 स्क्वायर कितना होता है 324, तो ये हो गया आपका 324 प्लस 9 स्क्वायर क्या हो गया 81, और ये होगा 81/4 और ये होगा आपका 81/16 सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 81/324, 81/324 दैट इज 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, ये आ गया 1/4, ये क्या आ रहा है आपका 1/4। ऐसे अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं 81/4, 81 से डिवाइड करोगे रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 1/81, तो 81 से 81 कैंसिल दैट इज 1/4। इसका मतलब ये एक जीपी है, ये क्या है आपका एक जीपी, ये क्या आपका दिस इज एन जीपी टिल इंफिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। जब आप जीपी की लास्ट टर्म इंफिनिटी होती है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। और इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स, जो सम ऑफ टर्म्स होता है इट इज इक्वल टू a/1 - r। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी जो होता है इट इज इक्वल टू a/1 - r। ये क्लियर हो गया। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव दैट दिस सम विल बी इक्वल टू √3/4 into a is the first term that is 324 upon 1 minus r and value of r is 1/4, value of r is 1/4, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 into 324, तो वही होगा आपका 3/4। 3/4 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 308, तो फाइनल आंसर क्या होगा 108√3 सेंटीमीटर। तो जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उनका जो एरिया होगा उसका जो सम होगा 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁻n + 1 + b⁻n + 1 अपॉन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है find the value of n so that a⁻n + 1 plus b⁻n + 1 upon a⁻n plus b⁻n may be the geometric mean between a and b, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर ये वैल्यू a और b का ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है या ज्योमेट्रिक मीन है तो n की वैल्यू क्या होगी, राइट। नाउ
ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये किसके इक्वल होगा? रूट ऑफ ए बी, विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 1/2 बी रेस टू पावर 1/2। भाई रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, विच इंप्लाइज या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पावर n प्लस बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 1/2 बी रेस टू पावर 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेस टू पावर n प्लस 1 इक्वल टू a रेस टू पावर 1/2 b रेस टू पावर 1/2 विद इन ब्रैकेट a रेस टू पावर n प्लस b रेस टू पावर n हो जाएगा, राइट, विच इंप्लाइज a रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा a रेस टू पावर n प्लस 1/2 और साथ में आ जाएगा b रेस टू पावर 1/2 प्लस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर 1/2। अब बेस यहाँ सेम है तो ये हो जाएगा b रेस टू पावर n प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ इट कैन बी रिटन एज a रेस टू पावर n प्लस 1। इस टर्म को अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस a रेस टू पावर n प्लस 1/2 इंटू b रेस टू पावर 1/2 इक्वल टू में क्या हो गया? a रेस टू पावर 1/2 इंटू बी रेस टू पावर n प्लस 1/2। इस टर्म को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो माइनस बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां से हम a रेस टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप a रेस टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन लोगे, जो भी टर्म कॉमन लेता हूं सभी टर्म से डिवाइड होती है। इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हो, जैसे कि ये हो गया a रेस टू पावर n प्लस 1। अब अगर मैं इसको इस टर्म से डिवाइड करता हूं a रेस टू पावर n प्लस 1/2 तो पावर माइनस होगी तो n से n कट जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ। तो बेसिकली ये जो टर्म है आपकी ये हो जाएगी a रेस टू पावर 1/2 माइनस, ये तो पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा b रेस टू पावर 1/2। सिमिलरली यहां से देखो कॉमन क्या आ जाएगा? b रेस टू पावर n प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर हाफ माइनस b रेस टू पावर हाफ और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कैंसिल। नाउ इट इम्प्लाइज a रेस टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b रेस टू पावर n प्लस 1/2। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इंटू 1, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। a रेस टू पावर n प्लस 1/2 अपॉन b रेस टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब इसको आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज a बाय b रेस टू पावर n प्लस 1/2 और 1 को आप लिख सकते हो a बाय b रेस टू पावर 0। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी तो n प्लस 1/2 अगर 0 के इक्वल होता है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन इज IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एज पर क्वेश्चन IQ of a person is given by the formula and formula is IQ is equal to MA, that is mental age upon CA, chronological age into 100। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो एक्चुअल एज होती है और मेंटल एज जो होती है, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा एज बहुत कम होती है लेकिन माइंड जो होता है, जैसे कहते हैं ना 10 साल का बच्चा लेकिन जो दिमाग है वो 16 साल के बच्चे का है, तो वो 16 साल जो है वो उसकी मेंटल एज है और एक्चुअल एज जो है वो उसकी 10 साल है। कई बार उल्टा भी होता है कि भाई 20 साल की उम्र है लेकिन दिमाग जो है बच्चों वाले 10 साल के बच्चे का दिमाग है, तो 20 साल जो एक्चुअल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो उसकी मेंटल एज है जो दिख रहा है दैट इज 10। यहाँ तो समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेयर मेंटल MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज इफ, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ IQ जो है वो आपकी वेरी कर रही है 80 और 140 के बीच में, 80 और 140 के बीच में वेरी कर रही है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। अब एक्चुअल एज गिवन है 12, इसका मतलब जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है? 12।
क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है 12, राइट। तो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल, अगर क्रोनोलॉजिकल एज 12 है और विद रिस्पेक्ट टू दिस इनइक्वालिटी, तो मेंटल एज क्या होगी वो आपको बतानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ IQ, या IQ का फॉर्मूला आपको गिवन है, तो इसी को मैं कैसे ले सकता हूँ, 80 लेस देन इक्वल टू IQ की जगह क्या हो जाएगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 हो जाएगा। अब क्रोनोलॉजिकल एज जो क्वेश्चन में गिवन है वो 12 है, विच इंप्लाइज 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको देखो MA की इनइक्वालिटी फाइंड करनी है, तो MA को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज यहाँ से आपको ओमिट करनी है। कैसे होगी, देखो सभी को पहले 100 से डिवाइड कर दो, सभी को क्या कर दो, ये 100/12 है, तो मैं काम करते हैं सभी वैल्यू को 12/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 80 × 12/100 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा MA × 100/12, तो सभी को 12/100 से करना है, तो ये हो जाएगा 12/100 और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 12/100। अब देखो 12 से 12 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96, 96/10 कितना हो जाएगा 9.6। ये हो गया मेंटल एज, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 × 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16, तो 168/10 दैट इज 16.8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर IQ का लेवल 80 और 140 के बीच में है और क्रोनोलॉजिकल एज अगर 12 है, तो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस इनइक्वालिटी जो मेंटल एज होगी वो किस पे लाई करेगी, 9.6 और 16.8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन C कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.